नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। कल 9 बजे के बुलेटिन से पहले कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई और ये तस्वीरें चीन से हमारे सामने आई थी, चीन से हमारे पास पहुंची थी। तस्वीरों में एक तरफ वही मुसलमान, वहां पर एक तबका है मुसलमानों का, वो तादाद में अपनी एक मस्जिद को बचाता हुआ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ चीन की फौज थी, लगातार इनको ढकेल रही थी। और ये वही मुसलमानों की बात नहीं है, वहां वीगर मुसलमानों के साथ भी इसी तरीके के जुल्म सितम होते रहे हैं। तब जहन में ये बात आई कि अमेरिका से एक चर्चा निकला था, क्या कि मुसलमान हिंदुस्तान में परेशान है, क्या भारत की दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी का वजूद खतरे में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका जाकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए, उससे वाकई इस तस्वीर को देखने के बाद आप एक कंपैरिजन ड्रॉ करने लगते हैं। आप सच में उस नैरेटिव पर कुछ देर के लिए विचार करने लगते हैं कि क्या वाकई हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्या उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, भारत में मुसलमानों के वजूद या स्वतंत्रता पर कोई खतरा तो नहीं है। आखिर क्यों राहुल गांधी उस चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलने की हिम्मत दिखाते जहां सच में मुसलमानों की हालत खराब है, जहां उनके मानव अधिकार को रोज पैरों तले कुचला जा रहा है। राहुल ही नहीं, आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप ये कह सकते हैं कि भाई यहां की जो पॉलिटिक्स है वो इसी तरीके से काम करती है, भाई वोट बैंक होता है, उसके लिए आपको लगातार इस तरीके की बातें करनी होती है। ठीक है, मैं तो उन तमाम मुल्कों का भी जिक्र कर रही हूं ना, जो कोई एक मौका मिलता नहीं है कि उछलने कूदने लगते हैं इस मुद्दे पर कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। दुनिया का कोई इस्लामिक देश, मुझे ये बताइए, कोई हिम्मत क्यों नहीं दिखाता चीन की इन तस्वीरों पर बात रखने के लिए। पाकिस्तान जो चीन का पिट्ठू बना बैठा है, गुलाम बना बैठा है, बड़ी बड़ी बातें करता है इस्लाम की, मुसलमानों की, इन तस्वीरों पर क्यों घिग्गी बांधकर बैठ जाता है। पाकिस्तान खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा रहबर बताने की कोशिश कर रहा है ना, वो तो चीन के खिलाफ आवाज इतनी सी छोटी सी जुबानी जुम्बिश तक करने से कतरा रहा है। क्यों? आखिर मुसलमानों के खतरे की ये जो इंटरनेशनल राजनीति है वो सिर्फ भारत और मोदी तक ही क्यों सीमित रखने के पीछे ये लोग काम कर रहे हैं? असली साजिश क्या है? आज इसी पर बहस करनी जरूरी है, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए। विदेश जाकर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की राहुल गांधी की आदत का ये लेवल देखिए। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits. अब देखिए चीन के यूनान में मस्जिद गिराए जाने की ये तस्वीर। साथ ही देखिए किस तादाद में मौजूद मुसलमानों के खिलाफ चीनी सरकार ने लिया एक्शन, जिसकी जानकारी तक लीक नहीं हो सकी। राहुल गांधी हो या खुद को इस्लामिक दुनिया का रहनुमा समझने वाली पाकिस्तानी सेना और सरकार, चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई क्यों नहीं दिखाता। अब देखिए भारत में मुसलमानों पर प्रोपेगेंडा करने वाली पाकिस्तान की सरकार और सेना की पोल खुद आम पाकिस्तानी किस तरह खुल रही है। आज इंडिया कितना आगे निकल गया है, एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है। तेल से लेके घी तक, आटा, बिजली, हर चीज इन्होंने महंगी कर दी है। अब पाकिस्तान में जो है ना हमारा रहना दुश्वार हो रहा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान इवन की IMF के थ्रू जो लोन के पीछे लगा हुआ है, $2 बिलियन के सिर्फ लोन के पीछे लगा हुआ है IMF। बात न मोदी की है न मुसलमानों के खैरियत, बात सिर्फ जुबानी है जिस पर भी पाकिस्तान में चीनी ताकत का पहरा है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूं।
हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अजय आलोक जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कलीमुल हाफिज साहब राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सैयद रिजवान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरसे बाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। अब्दुल समद याकूब साहब पीटीआई के नेता है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। इरशाद अहमद खान साहब पीएमएल नून के नेता हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब जो कि AIATF के चेयरमैन हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत इरशाद अहमद खान आपसे कर रही हूं, इसलिए क्योंकि आपकी वहां पर सरकार है पाकिस्तान में। ये चीन वीगर मुसलमानों के साथ हुई, मुसलमानों के साथ कितनी बर्बरता कर रहा है, कितनी यहाँ पे ना इंसाफी कर रहा है। कुछ तो कह दीजिए, आधा पाव कुछ भी बोल दीजिए सेंटेंस। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि उनका मुल्क है और उन्होंने कोई कानून साजी की है, जो कि मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि ये कोई डिजाइन चेंज करने वाले हैं मस्जिदों का, तो उसमें मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वहां मौजूद है, मुस्लिम ताकत है एक, और ताकत को कम नहीं किया जा सकता कभी भी। मुसलमानों की आवाज को आवाज़ हक दबाई कभी नहीं जा सकती। इंशाल्लाह देखते जाइए, ऐसा ऐसा इसको हम कंट्रोल करेंगे और उनसे बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी और दूसरी पूरी दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं, सिर्फ चाइना में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हम मुसलमान मौजूद हैं। और हम अपनी इस आवाज को उठाएंगे और इंशाल्लाह जो कुछ हो सकेगा चाइनीज मुसलमानों के साथ हम बिल्कुल साथ शाना बशाना खड़े होंगे और हुकूमत भी हमारी इसमें भरपूर किरदार अदा करेगी। आप बेफिक्र रहिए, जैसा कि आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम बिल्कुल बोल ले रहे हैं, हम हिंदुस्तान में होता तो हम पता नहीं क्या कर देते। आपने भी बाबरी मस्जिद जो गिराई थी, हमने कुछ नहीं किया था, वहां के मुसलमानों ने आपको समझा दिया था सब कुछ। अरे मुसलमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए आप बोलते हैं और आपका कनेक्शन वहीं रुक जाता है। एहतजाज किया होगा, इसी तरह मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया में मुसलमान आप सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। मुसलमान अपने आपका कॉन्फिडेंस जो है, जब हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे होते हैं तब सातवें आसमान पर होता है। और चीन में क्या कह रहे हैं, और चीन को लेकर क्या कह रहे हैं, वो डिजाइन चेंज होने वाली है और हम जरूर उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या होता है, खड़े रहिए ना। किस बात का खौफ है आपको, डर क्यों रहे हैं आप? मैंने जो बात की है, मैं बिल्कुल खड़े रहेंगे, हम खड़े हैं और कलमा हक दबाया नहीं जा सकता और मुसलमान खड़ा है जहाँ खड़ा होगा। अरे कहाँ चीन के खिलाफ कुछ बोलते हुए आपके बिलावल भुट्टो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? इमरान खान हाथ में तस्बीह लिए हुए चीन के बारे में कुछ बोलते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? हिंदुस्तान और मोदी के बारे में तो आप बोलते थकते नहीं है। मस्जिदें हैं, देखें अमेरिका में, चाइना में। मैं ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल इसके बारे में भी बोलेंगे और इनके बारे में बोलेंगे मियां, कब बोलेंगे? दुनिया देखेगी, कब बोलेंगे? जब वहां पर नस्ल कशी हो चुकी होगी तब बोलेंगे। कब बोलेंगे? बोल रहा हूँ। मुझे ये बताइए, आपकी जुबान पर इरशाद भाई, आपकी जुबान पर क्या वो जो लोन दिया है उसका वजन है कि खौफ आ रहा है बोलने में? हम आपको चीन के लिए बोलने में पाकिस्तान का भी सपोर्ट चाहिए, हिंदुस्तान का भी सपोर्ट चाहिए, दुनिया भर के मुसलमानों का भी सपोर्ट चाहिए। हजरत सुन रहे हैं ना? बिल्कुल पूरी दुनिया। इरशाद आप सुनिए, जरा ये जानना चाहता हूँ, आपने अभी कहा कि वो डिजाइन बदल रहे हैं, वो डिजाइन बदल रहे हैं। यहाँ ये है कि वो मिम्मम मना मसाजिद अल्लाह यज़कुरा फीहा इस्मुहु साफी खराबिहा लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। यानी इस वक्त आप इन अपनी जिम्मेदारियों से रूगर्दानी कर रहे हो और कह रहे हो कि सिर्फ डिजाइन बदला जा रहा है। मेरे भाई जरा ये बताइए कि आपका ये शब्द, ये लफ्ज़ जो है आपका कितना बेमानी है। यानी आपको इस वक्त आप एक मुल्क के सरबराह हैं, मुल्क को चलाने वाले हैं, और दूसरा एक मुल्क है, चाहे वो भले बड़ा हो। अगर चीन अपनी जुल्म ज़्यादतियों से बाज नहीं आता तो आपका फर्ज क्या है? आप उसे रोकें। मन राअ मुनकिरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही व लिसानिही फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो सबसे पहले तुम उसे हाथ से रोको जाकर। क्या है चीन? अगर वो किसी मस्जिद के ऊपर हाथ उठाता, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई बात होती है, अभी तुमने कहा ये हमारा अपना, यहाँ मस्जिद और मंदिर की बात तुम हिंदुस्तान के लिए करते हो, भारत के लिए करते हो, और चीन से डरते हो। कह रहा हूँ आज उन मुसलमानों को जो ज्यादती हो रही है, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं रही है और पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े, आपके मुंह में जबान नहीं रही है। हम यहाँ से कह रहे हैं, हम तो चीन को हमेशा से आईना दिखाते आए हैं, हमने चीन को हमेशा जो है सबक सिखाया है, और हम कहते हैं कि हम शांति प्रिय देश हैं।
अरे सीना वहां नहीं है आपका। रहते हैं वो अमन अमान की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम, अल खल्क़ु अयालुल्लाह। तमाम मखलूक को हम अल्लाह का कुर्बा मानते हैं। ओके, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन बात तो सही है। काहे खौफ में, डर किस बात की? आपने इरशाद साहब, पूरी दुनिया के मुसलमान क्या होता है हिंदुस्तान में, जरा सी कोई बात आपको झूठी खबर, फेक न्यूज जैसे ही पता लगती है, कैसे आप लोग, नहीं ये बात सही है ना इरशाद साहब, मेंढक की तरह उछलने लगते हैं आप। मेरे साथ अजय आलोक जी मौजूद है, लगातार ना बोले ना। अब मैं आपको मौका दे चुकी हूँ, अब रुक जाइए, सुन लीजिए। उन्होंने हुकूमती लेवल पे मस्जिदों को डिजाइन चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन तमाम दुनिया के मुसलमान इसके खिलाफ खड़े होंगे। आप कैसे घुमा रहे हैं मेरी बात को? अब इनको परेशान, अब आप कह रहे हैं डिजाइन चेंज हो रही है ना, डिजाइन चेंज होने में आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ डिजाइन चेंज हो जाएगी तो आपके दिमागों का डिजाइन अचानक चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक भी मौजूद है। अजय जी, ये अक्सर देखा गया है, एक प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांगली काम करता है। अब वो आपको एर्दोआन साहब कहीं नजर नहीं आएंगे, ओआईसी कहीं नजर नहीं आएगा, आपको पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आएगा, आपको यहाँ पर तमाम जो एक पूरा क्लब चलता है ना कि हाय हाय मुसलमान यहाँ बड़े परेशान हैं, उन्हें तो दिक्कत हो रही है, मोदी जो है वो इन सब की नस्ल कशी कर लेगा, आज वो सब नजर नहीं आएंगे। ये चाइना का वीडियो कहीं कोने में गुम हो जाएगा, लेकिन जुबान नहीं निकलेगी। बिल्कुल जुबान नहीं निकलेगी, चाइना के नाम पे बिल्कुल जुबान नहीं निकलेगी। देखिए, उसका बहुत बड़ा कारण है रूबिका जी, चाइना में कोई राहुल गांधी नहीं है ना, इसीलिए जुबान नहीं निकलती है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ राहुल गांधी जैसे लोगों की भरमार पड़ी हुई है, जो अपने ही देश में कहते हैं कि मुसलमान यहाँ सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। हम क्यों पाकिस्तान की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, तुर्की की बात करें, जहाँ हल्के से कुछ बात हो जाती है तो मुसलमान इस्लाम सब खतरे में आ जाता है। भारत, इन लोग सबको बता दूं, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश है, जहाँ पे मुसलमान, अकेला ऐसा देश है जहाँ मुसलमान आपस में नहीं लड़ रहे हैं। नहीं तो विश्व के किसी भी देश में उठा के देख लीजिए, मुसलमान आपस में ही लड़ते हैं, सिर्फ भारत में नहीं लड़ते हैं। और हर मुसलमान की इच्छा होती है कि भारत में आके रहे। लेकिन हमारे यहाँ राहुल गांधी जैसे कुछ प्राणी हैं जो कहते हैं विदेश में जाके कि यहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार हो रहा है। ओवैसी ऐसे प्राणी हैं जो कहते हैं कि मुसलमान अलग हैं, उनको अलग थलग किया जा रहा है। अरे कौन सा अलग थलग किया जा रहा है? भारत की मिट्टी में समावेश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं, लेकिन इन लोग की आदत है, राजनीतिक फितरत है, नहीं बोलेंगे तो दिक्कत है, बोलेंगे तो इसलिए दिक्कत है क्योंकि अब इनको लगता है कि मुसलमान कहीं मेरे से भाग के ओवैसी के पास नहीं चला जाए, कहीं सपा के पास नहीं चला जाए, कहीं राजद के पास नहीं चला जाए। बाकियों को भी यही दिक्कत है कि सब मुसलमान कांग्रेस में नहीं चले जाए। ये आपस के वोट की राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे तो ये बात तय है कि भारत से ज़्यादा अच्छा देश मुसलमानों के लिए इस विश्व में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना मुसलमान दूसरे से लड़ता है ना आपस में लड़ता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर पैनल में बहुत से मुसलमान मौजूद हैं। कलीमुल साहब, ये तो मानेंगे ना आप, इससे बेहतर मुल्क मुसलमानों के लिए हो नहीं सकता है। जी, देखिए मैडम, आपका जो मेन मुद्दा है चाइना का जहाँ तक बर्बरता का ताल्लुक़ है, तो मैं पहले अपने मुल्क की बात करूँगा। मेरे मुल्क पे उसने चढ़ाई कर रखी है, अपनी फ़ौजें मेरे मुल्क की सरहद में कर रखी हैं, और हमारे प्रधानमंत्री डर के मारे उनका नाम तक नहीं लेते। और दूसरे हमारे विदेश मंत्री हैं जो खुलेआम कहते हैं कि वो हमसे इतना ताकतवर है कि हम उसके सामने बोलें कैसे। अब सवाल ये है कि एक मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है चाइना का नाम लेने की, लेकिन एबीपी न्यूज़ पूछ रहा है कि राहुल गांधी ने चाइना के बारे में क्यों नहीं बोला। भाई कमाल हो गया। बजाय इसके कि आप सरकार से पूछते हैं कि हिंदुस्तान में इतना मुसलमान रहता है, इनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, इनकी मस्जिद शहीद हो रही है, तो मोदी जी क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे? भावनाएं कैसे आहत हो रही है? स्टेटमेंट दे रहे? ये रूबिका जी आप पूछ रही हैं राहुल गांधी से। कलीमुल साहब, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप हैरानी मत कीजिए, मुझे एक सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे, उसका जवाब दीजिए ना, इधर उधर की बात मत कीजिए। सबसे शानदार मुल्क मुसलमानों के लिए कौन सा है? नाम बताइए मुझे। अब मैं बताता हूं आपको। देखिए, चाइना में जो मस्जिद शहीद हुई है, चाइना क्यों जा रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। हम मोदी जी से डिमांड करते हैं दुनिया के सारे मुसलमानों को एक तरफ रखिए, अभी जवाब दीजिए कि सबसे खूबसूरत, शानदार, जानदार मुल्क मुसलमानों के लिए अभी कौन सा है?
मैडम मैं बता रहा हूँ ये जितने पैनलिस्ट हैं सब आपके फेवर में बोलेंगे। मुझे फेवर सुन में लीजिए, नहीं, मैं बता सवाल का पहले जवाब खत्म कर मांग रही हूँ, लीजिए, सवाल बाकी का सब जवाब आपके दीजिए फेवर में कलीमुल साहब, मैं डर लग पूछ रहा रहा हूँ है आपसे। प्रॉब्लम हो रही है। मैडम, इस मैं- दुनिया में मैं सवाल सबसे का जवाब भी दूंगा खूबसूरत, आपको। सबसे पहले शानदार मैं वो इशू पे- मुल्क मुसलमानों के लिए कौन सा है? मैं बताता हूँ आपको क्या कौन सा मुल्क सबसे खूबसूरत है। पहले तो मेरी जो भावनाएं आहत हुई हैं, मैं प्रधानमंत्री अरे आपकी विदेश मंत्री से भावनाएं मांग किसी भी करता चीज हूं पर कि आहत चाइना हो के जाती है। खिलाफ मेरे सवाल का एहतजाज जवाब करें, दीजिए, डिमांड मैं करें फिर उसको। सवाल अब पूछ आइए रही हूँ। दूसरे पॉइंट पर। इस अब दुनिया आइए, में अब आपके सवाल पे आ सबसे गया ना मैं। शानदार मैडम, आ गया, मुल्क, सब्र तो रखिए। सेफेस्ट मुल्क मुसलमानों के लिए कौन सा है? आप सब्र तो रखिए, मेरे सब्र रखिए। देखिए मेरे नबी आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था कि जिस तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं वो मेरा मुल्क ये हिंदुस्तान है। एक बात, दूसरी बात, लेकिन अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो आपको ये लगातार 4 कहने साल के से लिए आपको इतना टाइम लग गया, आपको शर्म लिहाज लज्जा है कि नहीं है? बता रहा है आपके दिल में ये पता है आपको कि कहीं और जाएंगे आप तो आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आज यहाँ बैठकर अपनी बात कर पा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। अगर आपको विपक्ष के तौर पर भूमिका निभानी है तो निभा पा रहे हैं, मजे से जाकर वोट डाल रहे हैं, मजे से जाकर आप कहीं भी कुछ भी कर पा रहे हैं। ना आपको नमाज के लिए किसी ने रोका, ना ज़कात के लिए रोका, ना रोजों के लिए रोका, ना हज के लिए रोका। हज के लिए तो बकायदा मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा कोटा जो बढ़ा है अभी पता है, हज यात्रा के लिए मरहम खत्म कर दिया महरम को। हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म हो गया, हज के कोटे में 25,000 का इजाफा हो गया, हज यात्रा पर जीएसटी 18 से घटाकर 5% कर ली, केंद्रीय वक्फ बोर्ड संपत्तियों की जियो टैगिंग करना शुरू कर दी। सबसे ज्यादा जो सेफ मुल्क है वो हिंदुस्तान है और कहने में आपको इतना टाइम लग जाता है। मुझे 10 मिनट दे दीजिएगा, 10 सेकंड दे दीजिए। शेम रिजवान मैडम 20 सेकंड दे दीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। आप मैं दूंगी, आप जवाब सुनिए मैडम। मैं ना नहीं अब आप मुझे जवाब जो सुनिए मेरा। ना मेरे सवाल का जवाब मुझे जो चाहिए था मिल गया। डबल महंगा कर दिया, आप उसकी चिंता ना करें। जो पढ़ने की स्कॉलरशिप थी उसको खत्म कर दिया। ईदी योजना 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति मिलती है। नई मंजिल, शादी शगुन, उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ योजना, हमारी धरोहर, 15 सूत्रीय कार्यक्रम। ना मैं तो आपको बता रही हूँ। अगर आप हमारा जवाब नहीं लेंगे तो फायदा क्या? कैसे ले लूं आपका जवाब? आप तो एजेंडा के तहत आए हैं ना भाई। रिजवान अहमद साहब बताएंगे क्या सच्चाई है। बहुत दुख हो रहा है अगर आपको एजेंडा चलाना है चलाइए आप। नहीं क्यों नहीं चलाऊंगी, एजेंडा चलाना बिल्कुल चलाऊंगी। हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों के लिए मैं उनके खिलाफ एजेंडा चलाऊंगी। कोई टेंशन नहीं है रिजवान अहमद साहब। मैडम हम सच बोलेंगे, हम नहीं झूठ बोलेंगे। ना हम किसी के पिट्ठू। अरे रिजवान अहमद मेरा नाम है यार, बोल लिए तुम बहुत। मेरा नाम है रिजवान। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। रूबिका जी, अभी आलोक भाई ने कहा कि चाइना में कोई राहुल गांधी नहीं है, ये कहा आलोक भाई ने, मैं सुन रहा था। तो ऐसा है रूबिका, आप एक कल्पना कर सकती हैं कि जिस पैनल पे कोई पाकिस्तान का पैनलिस्ट बैठा है और रिजवान अहमद रिजवान साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं दुरुस्त करवाती हूँ आवाज और उसके बाद आपका रुख करती हूँ। तब तक कोशिश कीजिए फोनों पर ले लें। एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ मौजूद है। नहीं है सर, आवाज नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है। एमएस बिट्टा साहब मौजूद है। बिट्टा साहब, पाकिस्तान को क्यों खौफ आता है चीन में मुसलमानों के खिलाफ जो एक्चुअल में अत्याचार हो रहा है उस पर जुबान खोलने में? पहले तो रूबिका जी वंदे मातरम, आपसे कई चीजों का अभी पता चला और 2 सेकंड के अंदर आपने बताया कि मुसलमान समाज, हमारे भाइयों के लिए सरकार ने क्या क्या किया। अब मुझे एक चीज बताइए, 2 पैनलिस्ट पाकिस्तान से बैठे हैं, हमने उनको जवाब देना है, हमारे दुश्मन नहीं है। हमने ये बताना जो पाकिस्तान चाइना के टुकड़ों पे पलता है और मुसलमान भाई जो वहां पे है उनकी मस्जिदों के ऊपर, उनके ऊपर अत्याचार, उनको कुचला जा रहा है। क्या हिंदुस्तान के अंदर हम हिंदुस्तान के लोग आपस में बहस करेंगे? क्या ये देश के साथ धोखा नहीं है? हमारी बहस हो सकती है जब ये पाकिस्तान के 2 पैनलिस्ट ना बैठे हों, हमारी तू मैं डिस्कशन हो सकती है। पर जहां हिंदुस्तान का कौन है दूसरा पैनलिस्ट? बिट्टा जी मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, कौन सा दूसरा पैनलिस्ट का नाम बताइए पाकिस्तानी का।
अब्दुल समद याकूब का नाम बताइए, दूसरे पैनलिस्ट का नाम बता देती हूँ मैं। सामने आता जाता कुछ है नहीं, पता आपको है नहीं, ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर। बात सुनिए, मेरी और बात डिस्टर्ब मत सुनिए। कीजिए, आप बात करने दीजिए। आप मैं अगर हूँ आपकी जगह के ऊपर मैं हाथ खड़े कर सकता हूँ, पर मैं अपने हिंदुस्तान का अपमान उन पैनलिस्टों के सामने कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा धर्म भारत माँ है, मेरी जात वंदे मातरम है, इस मुल्क से प्यार है। हम आपस में कल बैठ जाएंगे, हम चर्चा कर लेंगे, पर हम वो पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे भाई, हम उनके साथ अपने देश के बारे में हम बात नहीं कर सकते। ये हमारे अंदर एक इज्जत, एक संस्कार होने चाहिए। कल बात कर लेंगे, मैं आपके साथ आ जाता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। अभी तो आज चर्चा है कि कितने सालों के कायनात के अंदर मुसलमान भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये आज नहीं, कई सालों से। आज हिंदुस्तान में बताइए कहाँ जुल्म होता है? जो गलत है वो गलत है, जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है। वो आतंकवादी चाहे खालिस्तानी है, चाहे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से भेजा हुआ कोई मुसलमान है, उसका निशाना गोली है तो वो है। आप किसी मुद्दे के ऊपर और चर्चा कर सकते हैं, पर सवाल आज ये है कि पाकिस्तान चाइना के टुकड़ों पे पलने वाला आज कहां, उसकी आवाज कहां है? आज हिंदुस्तान से आवाज उठती है। हिंदुस्तान के ऊपर किसी मस्जिद का नुकसान हुआ है तो इनको बताइए। पर सवाल ये है कि पाकिस्तान आज चुप क्यों है? अपने देश के अंदर अपने ही लोगों को नहीं बचा रहा। भुक्खा नंगा हो चुका है पाकिस्तान, चाइना के टुकड़ों पे पलता है पाकिस्तान। उसके बारे में चर्चा कीजिए, उसको एक्सपोज कीजिए, उस पाकिस्तान को एक्सपोज कीजिए जो रोज कश्मीर के अंदर दहशत फैलाता है, हमारे जवानों पे हमला करता है और रोज खून की नदियां बहाने की कोशिश करता है। कलीमुल साहब ये बातें नहीं बोलेंगे बेटा साहब, जवाब देना पड़ेगा। उनके अभी आप एक समझिए, उनका अपना एजेंडा है। जब तक उस एजेंडे के तहत ये भाई साहब काम नहीं करेंगे तब तक उनकी दुकान कैसे चलेगी? बहुत पॉइंटेड सवाल है। एक सेकेंड, अब मैं कोई नशे में नहीं है इरशाद साहब, कोई नशे में नहीं है। यहाँ से ये यहाँ से कलीमुल साहब आपसे मैं बात नहीं कर रही हूँ, आवाज बंद कीजिए इनकी, मैं इनसे बात ही नहीं कर रही हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बोलते हैं इस तरह? इन्हें क्या हुआ, होश में है ये पाकिस्तान के नहीं चीन के खिलाफ बोल रहे हैं। और आप सुनिए इरशाद अहमद खान साहब, सुनिए, आप तो इतना मेरे साथ बहस करते हैं, इतना मेरे साथ आते हैं, वो आपको भाई कह रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं चीन के ऊपर आप लोग कुछ कहने से क्यों कतरा रहे हैं? आप लोग, हाँ इरशाद अहमद खान साहब, आपने तो बाकायदा तिरंगा अपना ही लिया था पिछली मेरी डिबेट में, याद है मुझे। डॉक्टर सैयद रिजवान साहब, इरशाद साहब प्लीज एक सेकंड, अब्दुल समद साहब से भी मुझे बात करनी है, लेकिन मेरे ख्याल से रिजवान अहमद जो है अब हमारे साथ, सैयद रिजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रिजवान साहब आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, अब मुझे लगता है बेहतर है, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। हाँ म्यूट है सर, डॉक्टर रिजवान म्यूट है। आप बोलिए जरा, अभी भी म्यूट है क्या डॉक्टर साहब? आप मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं आपकी तरफ से बोल देती हूँ, ऐसा किया जा सकता है। आप बेहतर है, बोलिए। ओके। तीसरी बार रिपीट करना पड़ रहा है, मेरी गलती कि मैं सोच के आया था कि पाकिस्तान के कमेंटेटर्स का जवाब दूंगा। मुझे नहीं पता था कि हिंदुस्तान का भी यहाँ पर एक मुसलमान बैठा होगा जो पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के सामने भारत की चाइना को लेकर खिल्ली उड़ा रहा होगा। शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आज पाकिस्तान के सामने बैठकर तुम इतनी बेशर्मी दिखा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात बिट्टा साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क नहीं है, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। इसको डॉक्टर से कहिए अपनी जुबानियां बंद करें। ये अगर इसने कोई अपशब्द बोला, रुक जाइए आप, रुक जाइए आप, रुक जाइए एक सेकंड, बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगी। यहाँ तू मैं नहीं होती है। हाँ, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? मर्यादा होती है कि नहीं होती है? और आपको जाना है तो प्लीज चले जाइए, लेकिन मर्यादा को तार-तार नहीं करेंगे, प्लीज चले जाइए। नहीं, आप प्लीज चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप इस तरीके से गाली गलौज करेंगे और आपको लगता है मैं यहाँ बैठकर आपकी बातें सुनूंगी? सॉरी सर, यू आर वेलकम टू लीव द डिबेट। डॉक्टर रिजवान, क्या मुझसे कह रही है मैं जाऊं? अच्छा, शर्म चाहिए रूबिका। और बिट्टा भाई,
पाकिस्तान दुश्मन मुल्क था और रहेगा। वी शुड स्टॉप बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट। दूसरी बात। तीसरी बात, अब हमारे पाकिस्तान के भाई ने बोला कि मस्जिद को रीडिजाइन कर रहे हैं, तो मेरे पाकिस्तान के भाई, अयोध्या में भी बाबरी मस्जिद को रीडिजाइन करके एक नई जगह पर बनाया जा रहा है, की बाबरी मस्जिद से 4 गुना बड़ा। समझ में आपके हिसाब से अगर चाइना में मस्जिद रीडिजाइन हो रही है तो ऐसी मस्जिद ही अयोध्या में रीडिजाइन हुई थी और ऐसी ही मस्जिद ज्ञानवापी में रीडिजाइन होगी। तो पहले ये छलकपट के शब्द अपनी शर्मिंदगी और अपनी कमजोरी को रीडिजाइनिंग की आड़ में ना छुपाएं। और आखिरी बात, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का हवाई जहाज कल कोलालंपुर में पैसे जमा न होने के कारण रोक लिया गया है। डिबेट छोड़ो और पहले वहां जाओ और उस प्लेन को छुड़वाओ। और आपने बोला मुसलमानों की आवाज नहीं दब सकती, आपने बोला दुनिया आपको देख रही नहीं दब है, सकती। आप खामखा झूठ बोल रहे हैं बैठ करके। निशात साहब, आप जानते हैं ये झूठ नहीं है। आपके पास सच में इस वक्त पैसे नहीं है। आपकी एयरलाइंस बहुत मुश्किल में चल रही है। एवरीबडी नोज अबाउट इट। रिजवान साहब, एक सेकंड सर, मैं एक तो आपकी आवाज सच में दुरुस्त नहीं है। मैं कुछ सुन पाती हूँ, फिर नहीं सुन पाती हूँ। मैं समझ साहब आपका रुख करूँ उससे पहले यहाँ पर हमारे साथ अजय आलोक जी भी मौजूद है। अजय जी, नहीं एक सेकंड, मैं हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स पर चर्चा कर लूंगी, लेकिन आज जो एक्सपोज करना है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कि ये चीन के इस तरीके के असल नाइंसाफी पर कुछ कहने से क्यों कतराता है। नहीं कतराते, हम लोग ये कह रहे हैं कि उनका मुल्क है, उन्होंने अगर कोई रीडिजाइन किया तो मुसलमान वहां खड़े हैं। आप अजय आलोक थोड़े ही हैं। अरशद जी, क्या कर रहे हैं पूरी आप? दुनिया के मुसलमान हैं अपनी मस्जिद के लिए, अपनी इबादतगाह के लिए। अरे आप थोड़े ही हैं, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कब किया ये? मैंने अजय कोई जी से ऐसी बात बात कर रही नहीं हूँ की कि मैं कोई गलत बात। मैं अजय जी से बात कर रही हूँ। अजय जी देखिए, रूबिका जी ऐसा है कि जो नंगा हो चुका है उसको कितना और नंगा कीजिएगा। तो पाकिस्तान को एक्सपोज करने की तो बात कीजिए ही मत। वो तो पूरे विश्व में एक्सपोज्ड है। टेररिज्म का सबसे बड़ा पोषकगार कौन? किसी जनरल नॉलेज का सवाल पूछिएगा 3rd क्लास के बच्चे से तो सीधा पाकिस्तान बोलेगा। तो क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से एक्सपोज हो चुका है। और ये कोई मुसलमानों का रहनुमा नहीं है, ना ही मुसलमानों की कोई चिंता है इन्हें। इनके बगल में अफगानिस्तान में 20 साल से मुसलमान कटते रहे, आपस में लड़ते रहे, भिड़ते रहे और ये उसमें आग में घी देते रहे। ये कौन नहीं जानता है। तो इसलिए पाकिस्तान की ये पुरानी फितरत है। पहले सऊदी अरब के सामने भीख का पिटारा लेके खड़े रहते थे, अब चीन के सामने रहते हैं क्योंकि सऊदी अरब ने घास डालना बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान की ये कोई नई फितरत नहीं है। चीन में उनगर मुसलमान, ये उन्हीं मुसलमानों पर अत्याचार बहुत दिनों से हो रहा है, सब कोई जानते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको चीन में सद्भाव नजर आता है। याद है ना वो डायलॉग, चीन में सद्भाव नजर आता है। तो क्या कीजिएगा, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे लोगों की कमी नहीं है। मुझे उन मुसलमानों पे चिंता होती है जो ये सोचते हैं, अपने आप को कंपेयर भी करते हैं तो किसी और मुल्क के मुसलमान से, क्योंकि भारत में मुसलमान जितना खुश है, जितना संपन्न है, जितनी आज़ादी से रह रहा है, जितनी धार्मिक आज़ादी है, जितनी अपनी आज़ादी है, जितना अपना मौलिक अधिकार है, महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए हैं, वो विश्व में कहीं भी नहीं है। चाहे वो ईरान हो, चाहे इराक हो, पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए, चाहे बगल में बांग्लादेश हो, कोई भी देश ले लीजिए। अरे सर, हम लोग कहीं 9 आपको बजे महिला मास्टर स्कूटी स्ट्रोक चलाते हुए में दिखेंगी? पाकिस्तान के बारे में एक एक चीज जो है वो पता लगाते हैं। घंटों घंटों रिसर्च टीम, ये जो वहां पर लोग आपस में बात कर रहे हैं वो हम समझते हैं, सुनते हैं। अब्दुल समद साहब, लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने बहुत गलत किया कि पाकिस्तान को चुना। इससे बेहतर था कि हम हिंदुस्तान में रहते तो सेफ तो रहते, साउंड तो रहते, महंगाई के तले दब तो ना रहे होते। इस तरीके से इन हुक्मरानों के खुदा ना करे ऐसा हो। खुदा ना, मैं तो आपके पाकिस्तानियों की ही बात बता रही हूँ। आजाद कहाँ हैं आप? कभी आपके ऊपर सेना नाइंसाफी करने लगती है, कभी आपके ऊपर आपके करप्शन जो है वही आपको ले डूबने की हरकतें करते रखते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं अब्दुल समद साहब? इरशाद साहब रुकिए, समद साहब मुसलमानों को कहाँ परेशान कर रहे हैं? जितने जुल्म इरशाद साहब, आप अपने टर्न में बोले, आप पता नहीं क्यों उनको फिर ले लेती हैं, फिर सारा वो जो डेकोरम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए, बात ये है कि हम इस वक्त, आपने एक इशू रेज किया ह्यूमन राइट्स का, माइनॉरिटी राइट्स का। जहां पे बात ह्यूमन राइट्स की आएगी, माइनॉरिटी राइट्स की आएगी, विमेन राइट्स की आएगी,
फोर्स डिसअपियरेंस की आएगी या किसी बलोच राइट्स की आएगी। मैं डॉक्टर रिजवान के साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं बीजेपी के इन जो रिप्रेजेंटेटिव है मैं इनके साथ खड़ा हूं। व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमैनिटी, जहां इंसानियत की बात होगी वहां पे मुल्कों को, सरहदों को भूल के पीछे रख के सबसे पहले जो है वो इंसानियत की बात करनी चाहिए। अगर चाइना में मस्जिदों के अंदर या मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में ना सिर्फ हमारी रूलिंग पार्टी बल्कि अपोजिशन पार्टी, इनकी जबानों पे ताले लग जाते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारा कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जहां पे बात आएगी, जहां पे इनको सूट करेगा ह्यूमन राइट्स, अगर कहीं पे वायलेट होता है, वो भले इंडिया में हो या कहीं और पे हो, तो ये वहां पे आवाज उठाएंगे। यहाँ पे यमन वॉर हुई, यहाँ पे यमन में मिलियंस ऑफ लोग डिस्प्लेस हुए, सीरिया में हुए, वहां पे क्योंकि सऊदीया का इंटरेस्ट था तो सब खामोश हो गए। तो खुदारा यहाँ पे आप ये कोई पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई की बात नहीं है। मैं ये नहीं इस बहस में पढ़ना चाहता कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी कितनी सिक्योर है या इंडिया में कितनी माइनॉरिटी के साथ या मुसलमानों के साथ कितनी इक्वालिटी है। ये बहस इस वक्त इस बात की नहीं हो रही। ये बहस इस वक्त हो रही है प्योरली एक इंसिडेंट, एक फुटेज आप प्ले कर रही हैं और किसी में ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट, इनमें जुर्रत ही नहीं हो रही कि जी ये चाइना को कंडेम करे। मैं यहाँ पे बैठ के आपके प्रोग्राम में चाइना को शदीद अंदाज में मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, भले चाइना की माइट जितनी हो, इस तरह के अगर वो हम अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की खातिर वहां पर होने वाले 10 लाख मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ या फोर्स कन्वर्शन हो रही है, वहां पे जब बात इंसानियत की आएगी तो बिल्कुल चाइना को कंडेम करना चाहिए, ओपनली कंडेम करना चाहिए और हर फोरम के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है इस इशू को उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ईमानदारी से ये बातें यहाँ पर रखी हैं, लेकिन क्या आप यहाँ पर ये बातें तब रख पाते जब आपकी सरकार वहां सत्ता में होती? इरशाद साहब इसका जवाब देंगे, क्योंकि जो सत्ता में आता है वो चुप कर जाता है। ये आज ये समझ साहब, ये नया मामला नहीं है, ये तो फुटेज नहीं आ गई है, वरना मेरे पास तो पूरा का पूरा आंकड़ा है। समझ साहब, आई एम थैंकफुल टू यू कि ईमानदारी से आपने अपनी बात रख ली, बट यू कुड डू इट ओनली बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम राइट नाउ। नहीं, मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है। जब मैं रूलिंग पार्टी, हम जब गवर्नमेंट में थे, मैं तब भी जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से था मैं उसको सबसे ऊपर रखता हूं। तब के हवाले से बात हो या चाइनीज मुस्लिम, मैंने आपके चैनल्स के ऊपर आके उस वक्त भी चाइना को कंडेम किया है, तो मैं को कंफ्यूज नहीं हूं कि कल अगर हम गवर्नमेंट में होंगे। आपके अपने ही हम मुल्क से सीख लीजिए, वो बाशिंदा जो कहीं और नहीं आपके पाकिस्तान में ही रहता है, उनसे ही सीख लीजिए कुछ। इरशाद साहब, अब नहीं बोलेंगे इरशाद साहब, अब इनका कनेक्शन जो है वो हेल्ड हो जाएगा। सदमे में आ गए हैं इरशाद साहब, हिलना ढुलना तक बंद कर दिया है। रिजवान साहब। रूबिका जी, भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं उनको पहचान नहीं रहा हूँ, पीटीआई से हैं शायद। सवाल ये नहीं है कि चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और पाकिस्तान का उसमें क्या रोल है। सवाल यह है कि पाकिस्तान का खुद मुसलमानों के साथ, आप माइनॉरिटी भूल जाइए, क्या रोल रहा है। सन 65 से सन 71 तक 10 लाख बंगाली मुसलमान इन्हीं पाकिस्तान ने मारे हैं भाई, हम लोगों ने नहीं मारे। आपने अभी किसी ने कहा मुसलमान की आवाज नहीं दब सकती। मेरे भाई, बलूचों की आवाज ही तुमने दबा रखी है, तुमने बंगालियों की आवाज दबा रखी थी। आपके जियाउल हक ने जाके पैलेस्टीनियंस को मारा है, आपने अहमदियों को मारा है, आपने अहमदियों को मारा है, आपने सूफियों को मारा है, आपने को मारा है। अजय साहब, आप दूसरों की छोड़िए, पहले पाकिस्तान मुसलमानों को मारना तो बंद करे। हजूर, अगर आप में इतनी करेज है, यहाँ पे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी बैठे हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस वक्त जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उसकी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन आपके पार्लियामेंट में कितनी है और क्यों इतनी डिक्रीज होती जा रही है, ये डिस्पैरिटी इतनी क्यों आ गई है। तो लिहाजा मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता कि आपके यहाँ राइट्स क्या होते हैं, हमारे यहाँ राइट्स क्या होते हैं। ये रीजन ऐसा है, हमारे यहाँ जो ये रीजन ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। पहले सवाल का जवाब अभी जाएंगे नहीं, 1 सेकंड पहले रिजवान साहब कह दे और उसके बाद अजय आलोक। हाँ, 30 सेकंड रिजवान साहब। हाँ जी साहब, आपने जो कहा ना कि बीजेपी में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कितना है, तो जरा इसको भी स्टडी कर लीजिए कि बीजेपी में मुस्लिम मेंबरशिप कितनी है। रिप्रेजेंटेशन तो मेंबरशिप के बाद आएगा ना मेरे भाई।
तो पहले आप बीजेपी में मुसलमानों की मेंबरशिप बढ़वा दीजिए, रिप्रेजेंटेशन मैं बढ़वा दूंगा। मैंने पार्लियामेंट, ओवरऑल पार्लियामेंट की बात की कि आप बीजेपी को भी ले ले, ओवरऑल पार्लियामेंट में ले लें कि नहीं जितनी बीजेपी की बात नहीं है। मैं अच्छा समझ साहब, आप जितना आराम से और कामली ये बात कह रहे हैं, मैं उतना ही आराम से और कामली आपको समझा देती हूँ। हिंदुस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, मुस्लिम इस तरीके से नहीं होता है। रिप्रेजेंटेशन पार्टी वाइज होता है। यहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अहमदिया चुन के तो ले आए इमरान साहब और अगले ही दिन उनको भगाना पड़ गया क्योंकि खौफ में आ गए थे कि बाकी तमाम जो फिरके हैं वो क्या कहेंगे। हिंदुस्तान ऐसे काम नहीं करता है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे नाम हैं जो आज भी, चाहे वो बीजेपी हो या बीजेपी के माथत आने वाली बाकी संस्थाएं हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, उन सबको इसका ख्याल रखना है कि इस देश में कोई भी एक आदमी, वो किसी भी कौम का हो, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, पीरियड। अब अजय आलोक इसका जवाब देंगे और उसके बाद बिट्टा साहब एंड काजी शम्मू। अजय जी। नहीं रूबिका जी मैं समझ साहब को जवाब क्या दूं। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि उन्होंने ये सवाल पूछा कैसे, क्योंकि इस चीज़ के तो पार्टी वो खुद रहे होंगे ना कि आज़ादी मिलने के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ, 19% हिंदू घटते घटते आज 1% से कम हो गए। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कितनी है भारत में। इस देश का राष्ट्रपति भी मुसलमान बन चुका है। इस देश के हर प्रमुख पदों पे मुसलमान रह चुके हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव मुसलमान से नहीं होता है। हमें पाकिस्तान से सीखने की ज़रूरत नहीं है कि मुसलमानों के या सिखों की या जैनों की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कितनी रहेगी। एक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चलती है, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान दूर दूर तक अब कहीं नहीं है। देखिए हमारे मुल्क का दुर्भाग्य है कि यहाँ डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोलती है। ये दुर्भाग्य है हमारे मुल्क का। और डेमोक्रेसी के नाम पर लोग बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं और उसको आप जैसे लोग शह देते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में कुछ लोगों के कारण आप लोग इतना बोल लेते हैं, नहीं तो आप लोग को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन कितना है और नहीं है। आप ये देखिए कि हमारे देश के बगल में चाइना, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगल पार्टी रूल, लेकिन वो सद्भाव की धरती है। पाकिस्तान जहाँ पे आपस में गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं, एक दूसरे को लोग मारने के लिए तैयार हैं, चाहे अहमदिया हो, चाहे पंजाब के पठान हो, चाहे बलूच हो। बगल में बांग्लादेश या सुन्नी का रोज दिन झगड़ा, जो हमारे पड़ोसी हैं, मैं बता रहा हूँ, विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लोकतंत्र हमारे यहाँ खतरे में हो जाता है। तो हमारी बात छोड़ दीजिए, हम जीवंत डेमोक्रेसी हैं, जीवंत लोकतंत्र, जहाँ क्रिटिसिज्म भी होता है, जहाँ मज़ेदार से लोग रहते भी हैं, आपस में झगड़ते भी हैं, लेकिन मुल्क की बात आती है, देश की बात आती है तो हम एक हो जाते हैं। और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, मुसलमानों के ध्यान आया मुझे, मैं अपने दोनों पाकिस्तानी जो यहाँ पर मेहमान आए हैं एक चैलेंज थ्रो कर रही हूँ। इरशाद साहब सुनिए ना, समद साहब और इरशाद साहब सुनिए। एक काम करते हैं इरशाद साहब और समद साहब, आप पाकिस्तान के किसी एक माइनॉरिटी को यहाँ एबीपी न्यूज़ पर ले आइए। एक माइनॉरिटी, ठीक है, वो कोई भी फिरका हो सकता है, मैं कह रही हूँ किसी हिंदू को ले आइए और मैं यहाँ एक मुसलमान को बैठा देती हूँ हिंदुस्तान के। उन दोनों से पूछ लीजिए, आप यहाँ के मुसलमान से पूछिए कि क्या तुम पाकिस्तान आना पसंद करोगे? वो कहेगा अल्लाह तौबा, मैं जहन्नुम चला जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। और आपके पाकिस्तान में रह रहे किसी माइनॉरिटी, किसी हिंदू से पूछिए आप हिंदुस्तान आना पसंद करेंगे? वो कहेगा खुदा के वास्ते कुछ करो, मुझे लेकर आ जाओ, तुम्हें भगवान का वास्ता, तुम मेरी पूरी जायदाद ले लो पर मुझे उस सरजमीन पर ला दो। अभी ये दो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। गेट मी अ हिंदू हु सेज आई वांट टू स्टे इन पाकिस्तान। मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए मैं डॉक्टर साहब एक सेकंड, चैलेंज मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर, डॉक्टर साहब एक सेकंड, पाकिस्तान के अंदर आलोक साहब ने ठीक कहा कि 16% हिंदू थे, उसके बाद माइग्रेट हुए या फोर्स कन्वर्शन हुए। मियाँ मिट्ठू जैसे लोग, जिनकी हमेशा मैं इनको कंडेम करता हूँ, मैं कहता हूँ उनको फांसी पे लटकाए। जो फोर्स मैरिज में ये मियाँ मिट्ठू का जो किरदार है, ये सारा कुछ मैं आपसे एग्री करता हूँ। 400 से ऊपर मंदिर थे, बाकी 20 बचे हैं, मैं सारी बातों से एग्री करता हूँ। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक होना कि मैं आपको वो फैमिली की एग्जांपल दे सकता हूँ जो यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया गई, वहां पे कुछ अर्सा जब उन्होंने अपना हाल देखा, वहां पे उनको जो फील हुआ, वो वापस आए, वो यहाँ पे वापस। सर इतना भी झूठ ना बोले कि अल्लाह साथ ना देने पाए और आपका नेटवर्क ही उड़ जाए। हमें रोज तस्वीरें दिखाई देती हैं,
हम रोज उन बच्चियों की तस्वीरें देखते हैं जहां एक पठानी सूट में शख्स आता है, बच्ची को उठाकर ले जाता है। ये तस्वीरें हम रोज देखते हैं। बताइए काजी साहब, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो वहां पर हिंदू बच्चियों को कैसे कन्वर्ट करवाने की साजिशें चल रही होती हैं? नहीं, पहली बात तो रूबिका जी ये है कि पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो वो ही गलत था, और वो गलत था, गलत है, और ये इसीलिए इन लोगों की वहाँ इस्लाह नहीं हो सकी। मगर मैं तो अपने भारत की बात करूँगा कि हमारा भारत कितना खूबसूरत है। अभी अजय जी कह रहे थे, बड़ी प्यारी सी बात कही है। और हम सब लोग जो हैं यहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं, हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। यहाँ हुआ क्या है कि अब पिछले 9 साल में, यानी 2014 से एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में आया जिसने सबका ख्याल रखा, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को सराहा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आने में यह है कि वो शख्स जब नीचे से निकल कर आया, किसी राजघराने से नहीं आया। मैं समझता हूं कि अल्लाह की सबसे बड़ी देन है कि वो नीचे से निकल कर गए, किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं। और इनके यहाँ ये हाल है पाकिस्तान में तो कि वहाँ आपसे ज्यादा आलिम हैं मैं और आपसे ज्यादा सच्चाई बोलना जानते हैं। शमून साहब, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्या हुआ कि कांग्रेस ने 60 साल हुकूमत की, मुसलमानों को डरा के, नवाज शरीफ डरा के, जितने फायदे में हम यहाँ हैं, आसिम मुनीर झूठे हैं, जितने फायदे में हम यहाँ हैं, आप क्या यहाँ पर बात कर रहे हैं? मैं बताती हूँ, हमारे साथ क्या, मैं आपको बताती हूँ, हमारी हिफाजत करती है, तुम्हारी आपकी फौज वहाँ पर मारने की कोशिश करती है, मारती है वहाँ, तुम्हारा वहाँ बंदर बना देती है, और यहाँ हम बंदर की भी हिफाजत करते हैं। हमारी फौज यहाँ जो है तुम्हारी भी हिफाजत करने के लिए तैयार है। झूठ मत बोलो। अरे कम से कम झूठ नहीं, झूठे तुम हो, हम ईमानदार लोग हैं, तुम बेईमान लोग हो। और इसलिए हुआ ये, हमने यहाँ जमींदारों का खात्मा क्या, सुनो, अरे सुनो, तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। बकवास मत कीजिए, गाय के बारे में आपको यहाँ गौपेशी की बात आप करना मत, बस इसी में आपके वहाँ पर जिस तरीके की चीज होती है, इरशाद अहमद खान शुक्र कीजिए, शुक्र कीजिए। आप यहाँ आप लोकतंत्र वाले चैनल पर बैठे हैं कि ऐसी बातें कह पा रहे। बेईमानी जो है आपके रगों में दौड़ती हुई नजर आ रही है। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, आवाज बंद कीजिए भाई, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। यहाँ पर लगातार कोई भी आदमी कुछ भी बोले चले जाएगा और हम सुनने देंगे। और इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सेना के प्रमुख भी शामिल हो सकते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर।